2023 में, और ये राहुल जी का 130वां जन्म वर्ष है। वैसे तो उनको गुजरे तो बहुत वर्ष हो गए हैं, 63 में उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन अब भी जब उनके बारे में बात होती है, चर्चा होती है, तो लगता है कि वो अभी अभी अपना काम करके थोड़ी देर विश्राम करने के लिए गए हैं। हिंदी के जो पाठक हैं और अन्य भाषाओं के भी बौद्ध जो वाङ्मय है उसके जो अध्येता हैं, उनमें राहुल जी का एक अलग स्थान रहा है, और वो इस वर्ष भी ऐसा लगता है कि वो कम नहीं हुआ है। पैदा तो वो हुए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1920 के दशक से ही वो बिहार में उनका कार्यकाल वहीं से शुरू, कर्म क्षेत्र बन गया वो। पहले राजनीतिक तौर पे, उससे पहले तो साधु बने थे परसा मठ में, उसके बाद धीरे धीरे उनका जो वही कार्य क्षेत्र बना। और आपको तो पता ही है कि उनका जो अध्ययन जो मतलब एक मदरसे से शुरू हुआ था बाल्यकाल में, धीरे धीरे हिंदी तो उस समय कोई भाषा ऐसी थी नहीं, संस्कृत में उनको इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा था, हालांकि वो ब्राह्मण कुल के थे, कि कहीं वो साधु न बन जाए। तो उनके जो पिताजी थे और उनके नाना जो खास करके थे, उन लोगों ने कोशिश की कि उनको संस्कृत से दूर रखें, और बचपन में ही वो घर से कई बार भाग गए थे, कलकत्ता वगैरह घूम आए थे, लेकिन उनका जो वेदांत से परिचय हुआ, कुछ छोटी छोटी पुस्तिकाएं उन्होंने एक साधु के पास देखी, तो वेदांत में उनका खास अध्ययन करने का मन हुआ, तो संस्कृत जरूरी था। तो उस तरह से उनकी जो बौद्धिक जो यात्रा है तब से शुरू हुई, और उस संस्कृत के खोज में वो उत्तराखंड के केदारनाथ तक गए। उस समय तो खास वहाँ पे कोई ऐसे मुनि वगैरह नहीं रहते थे। फिर बनारस में जाके वो टोल में रह के उन्होंने संस्कृत अध्ययन शुरू किया, और वहीं से उनको, क्योंकि वो मतलब उनका लोहा माना जाता था विद्यार्थियों के बीच में, तो परसा से जो महंत लक्ष्मण दास थे वो आए, और उन्होंने उनको अपने उत्तराधिकारी बनाने के लिए पसंद किया, और तब से वो परसा चले गए। वहाँ उनको दाग के साधु बनाया गया, वैष्णव साधु, जिसका वो कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे ऐसे दागा जाता तो शायद मैं परसा का नाम भी न लेता। खैर वहाँ से फिर उनका जो है, उनको तो कहा गया था कि आपको यहाँ सुविधा मिलेगी सब पढ़ने लिखने की, लेकिन ऐसा नहीं मिला। तो क्योंकि लक्ष्मण दास जी ये साउथ इंडिया में काफ़ी घूम आए थे वैरागी मठों में, तो उन्होंने गुड़ मंत्र जो होता है यात्रा करने का वो दिया, और उस तरह से राहुल जी बिना सर्वसामान्य की, कोई पैसे रुपए की भी जरूरत नहीं, उनको वो एक तरह से विधि आ गई कि किस तरह से अगर कहीं जाना हो तो आप जा सकते हो, ये नहीं परवाह करनी चाहिए कि कहाँ से आपको पैसा मिलेगा या कोई सुविधा मिलेगी। तो ये जो यात्रा करने का जो सिलसिला है उनको बहुत दूर दूर तक ले गई, और उनकी जो बौद्धिक यात्रा है वो बीच बीच में जैसे आर्य समाजी हुए, तो उस समय उनको बौद्ध जो धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है, उससे तो मध्यमिताएं मिलती थी, उसको अध्ययन किया, और उससे उनको लगा कि इसमें जो है ये जो आध्यात्म कहें या जो भी है विचारधारा है, इसमें मेरा जो देश है जो अभी बिल्कुल पीड़ित है, कई समस्याओं से ग्रस्त है, उसके लिए रास्ता मिलेगा। और उसका धर्म नहीं, लेकिन उसके जो लोगों के प्रति जो धर्म है होना चाहिए, समाज के प्रति, वो उनमें जागृत हुआ, अंकुरित हुआ। लेकिन उसको अध्ययन करने के लिए वो 19 महीने श्रीलंका में रहे, क्योंकि वहीं बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा समझा जा सकता था। और जब वो बौद्ध ग्रंथों को जो पाली में छपती थी उस समय, जो मिलती थी, उनका जब अध्ययन करना शुरू किया, तो कई उनमें जैसे टीकाएं थी, कमेंट्रीज थी,
लेकिन जो मूल ग्रंथ है, जो मूल शब्द हैं, जब तक उनको नहीं देखे तो आप कैसे समझ सकते हैं कि किसी लेखक ने, किसी विद्वान ने क्या कहा है अपने शब्दों में। तो उनको पहले लद्दाख वगैरह हुआ है थे तो मठों में उन्होंने देखी थी पुस्तिकाएं रखी हुई, और उनको तब तक उन्होंने भारत का इतिहास जो है उसका भी अच्छी तरह, बौद्ध वाङ्मय में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उससे उनको पता लगा कि कई ग्रंथ जो नालंदा विक्रमशिला के नष्ट होने के बाद गायब हो गए थे, वो 7वीं शताब्दी से वो तिब्बत में ले जाए जा रहे थे पंडितों द्वारा। तो अगर हो तो वहीं मिलेंगे। तो इसी सोच से वो 1929 में तिब्बत की तरफ गए। उस समय तक वो बिहार की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके थे, एक बार जेल भी रह आए थे, तो उनको कोई ऐसे कागज तो मिलना नहीं था। और नेपाल की जो सरकार थी वो भी भारत, मतलब ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आमंत्रित नहीं कर, आना नहीं पसंद करती थी। सिर्फ शिवरात्रि के समय थोड़ा टाइम होता था, उस समय भारतीय लोग जाके अपने दर्शन कर सकते। तो उस समय वो वहाँ गए और लोग ऐसे गुप्त जगह में वो रहने लगे, और वहाँ से किसी तरह किसी लामा को पकड़ के भिकमंगे के रूप में वो तिब्बत तक गए। और उस तरह से छुप के जाना तिब्बत में भी बहुत मुश्किल था रहना। उनके दोस्ती कुछ मतलब मित्रता कुछ नेपाल के साहूकारों से हुई थी जो बौद्ध होते थे, तो उन्होंने भी उनके ज्ञान को पहचाना, तो उन्होंने उनको सहूलियत दी ताकि वो लासा तक पहुँचे और वहाँ उनके घर में रह रहे थे। लेकिन उनको पता था कि अगर किसी को पता लगेगा कि ये कोई बिना कागज पत्र ऐसे कोई अजनबी आदमी आके रहे, तो उनको दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि उनके जो धन संपत्ति थी वो भी जब्त हो जाती। तो उन्होंने दलाई लामा जी, 13वें दलाई लामा थे, उनको संस्कृत में बहुत सुंदर एक पत्र लिखा और उसको तिब्बती में फिर उसका अनुवाद कराया और वो दिया गया दलाई लामा, और उनसे अनुमति मिली कि तुम यहाँ रह के काम कर सकते हो। उनका ये कहना था कि मैं 3 वर्ष तक तिब्बत में रहूँगा और वहाँ जो भी ग्रंथ हैं जो संस्कृत से अनुदित होकर तिब्बती में हैं उनका अध्ययन करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो संस्कृत के मूल ग्रंथ हैं उनको भी खोज निकालूँ। तो 3 वर्ष तो वो रह नहीं पाए क्योंकि उनके पास पैसे रुपए की कमी थी। श्रीलंका के जो मठ था पेरिवेन, वहाँ से उनको उनके गुरु ने पैसे भेजे थोड़े बहुत, और आचार्य नरेंद्र देव उन्होंने भी कुछ 100-150 बाद में शायद हर महीने 50 रुपये उनके रहने के लिए देने का वादा किया। तो इस तरह से उन्होंने तिब्बत में रह के 19 महीने काटे, 1.25 वर्ष। उस समय जब वो ग्रंथों के पीछे घूम रहे थे, उनको पता लगा था कि जो संस्कृत के अनुदित ग्रंथ हैं वो कंजूर तंजूर जो बहुत मतलब तिब्बत के जो शास्त्र हैं उसमें अनुदित है। तो उनकी कॉपियाँ उन्होंने मतलब अच्छी तरह से जो मुद्रित होती थी और उस समय लकड़ी के ऊपर छाप के उसको बनाया जाता, तो उसकी उनको खरीदा। और बाद में कुछ लोग आने लगे कि हमारे पास ऐसे ठमका चित्र हैं, ठमका चित्र, तो ये आप उसमें उस समय उनको कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो कला है, खास करके जो 17वीं शताब्दी की जो कला थी ठमका चित्र, उनमें छाप बिल्कुल ये जो अजंता की जो कला है उसकी छाप दिख रही थी। तो उन्होंने कहा ये तो एक कड़ी है और ये कड़ी भारत से ही गई है, नालंदा विक्रमशिला खास करके वहाँ पे सिखाई जाती थी, और ये कला तिब्बत में जाके फिर उनके अपने जो उनकी क्या कहते हैं नेचुरल जो वेजिटेशन है उस तरह से किस तरह से वो परिवर्तित हुई, और जो अब हम तिब्बती ठमका देखते हैं उसमें वो एक झलक दिखती है। कुछ उनको चित्र दिखे दीवारों पे, जो उस समय जाने वाले जो मुसाफिर रहते थे तो उन्होंने दीवार पे अंकित किया था। तो कुछ उसमें ऐसे चित्र हैं जो कि लगता है कि अभी अजंता से ही उठ के तिब्बत की दीवार पे चली गई है, तो उनके उन्होंने फोटो लिए हैं।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको सामग्री उपलब्ध होती गई, वो उसको और अच्छी तरह से समझने लगे। उसमें जो पद्धति है रंगों की, उसके जो रेखाएं हैं, उनको किस उसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा, हिंदी में छपा और अंग्रेजी में अनुदित होकर वो बाहर विदेश की एक मैगजीन में भी छपा। और धीरे धीरे उन्होंने इतनी चीज़ें संग्रहित की, जो अंजुर तंजुर है उनके जो वॉल्यूम्स थे उन्होंने छापने को दिए, और सब मिला के जब सामग्री इकट्ठी हुई तो 22 खच्चरों की सामग्री उन्होंने जमा कर ली थी। अब इनको, तिब्बत तो ऐसा देश नहीं था जहाँ से फट से, अब तो खैर आप लोग बाय रोड जैसे भी जा सकते हैं, लेकिन उस समय तो पैदल चलना होता था पहाड़ों में हर मौसम में, और वहाँ डाकुओं का भी डर था। तो उन सब चीज़ों को बहुत सुरक्षित तरीके से, उस समय तो प्लास्टिक तो था नहीं, लकड़ी के बक्से, उसके अंदर चमड़े की जिल्द बांध के उन चीज़ों को वो लाए, और ला के वो पहले श्रीलंका गए, क्योंकि वहीं वो मठ वहीं था उनका जहाँ पे वो दीक्षित थे। और तिब्बत से लौटने के बाद उनके वहाँ उपसंपदा हुई श्रीलंका में, और वो रामोदास साधु से राहुल सांकृत्यायन बने। अब उसके बाद जो बौद्ध जो समाज था श्रीलंका, उनसे बहुत प्रभावित था, उनसे और आनंद जी से, आनंद कौशल्यान जो उनको धर्म भाई थे। तो उनको फिर उन्होंने इंग्लैंड में भेजा। बुद्धिस्ट टेम्पल स्ट्रीट में बौद्ध मंदिर बना था, अनागरिक धर्मपाल ने रखवाया था, वो माँ बोली के जो थे, और उन्होंने इनको भेजा लंदन, ताकि आप यहाँ पे बुद्धिज्म का जो है ज्ञान बांटें। तो उस समय राहुल जी कुछ थंकार अपने साथ ले गए थे, और उसकी प्रदर्शनी लगी लंदन में। तो उस समय लोग अचंभित हुए, उस समय तक तिब्बत से बाहर ये चीज़ें नहीं देखी गई थी। और वहाँ से कुछ म्यूजियम्स थे, कुछ कलेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि आप हमको ये दे दीजिए, हम इतने आपको, अब उस समय लिखा तो नहीं है, उन्होंने डायरी में लिखा है करके, इतने पैसे आप देंगे, आपको देंगे, और हम ये, आप हमको ये बेच दीजिए। तब उन्होंने कहा ये तो मेरे देश की धरोहर है, ये मैं ऐसे लेके ऐसे फिर रहा हूँ सब जगह, तो ये इसको तो एक सुरक्षित जगह में रखना चाहिए। उस समय तक के.पी. जायसवाल जी से उनका काफ़ी अच्छा परिचय था, तो उनसे उन्होंने जिक्र किया। तो 1927 में नई बिल्डिंग पटना म्यूजियम की तैयार हो चुकी थी। तो जायसवाल जी ने कहा कि आप यहाँ रखवा दीजिए, फिर बाद में सोचेंगे कि इसको किस तरह से रखना है। तो रूस, वहीं इंग्लैंड से ही और यूरोप में घूमते हुए राहुल जी ने इन चीज़ों को पटना भिजवाने का प्रबंध किया, और तब से ये थंकास और ये जो पांडुलिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ श्रीलंका में थी, उनको मंगवाई गई वापस, और वो सारे पटना में रखे गए। और इसकी तिथि जो पहले थंका की है 8 मार्च 1933 तब की। और एक आध थंका उसमें से उन्होंने अपने एक मित्र को, रुडोल्फ ऑटो, जो बहुत बड़े इंडोलॉजिस्ट थे जर्मनी में, उनको दिया। तो उसी श्रृंखला में ये एक श्वेत तारा का है थंका। ये अभी तक इतनी सुंदर अवस्था में, हालांकि ये फोटो है। तो इस तरह से उनका उद्देश्य यही था कि ये जो कला है, ये जो विद्या है, ये बिहार की बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि वो पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी थी नालंदा, विक्रमशिला, यहाँ से ये उत्पन्न हुई है, यहाँ के लोग, यहाँ के दिमाग में इसकी सृष्टि की है। तो ये ऐसी जगह ही रखना चाहिए जहाँ की यहाँ के लोग उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, और इन भाषाओं के जो विशेषज्ञ है वो भी इसी जगह हैं, कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, कई लिपियों का भी अलग अलग, रंजना लिपि, शारदा लिपि, इसमें लिखी हुई ग्रंथ थे। तो उस यात्रा में तो उनको हस्तलिखित जो पाम लीफ जो मैन्युस्क्रिप्ट थे, तालपत्र, वो नहीं मिले थे उस समय, वो अनुवाद से ही। लेकिन इसके बाद 1930 में वो वापस आए तिब्बत से, फिर 1934, 36 और 38
3 बारी और उन्होंने यही यात्राएं की। 38 वाली यात्रा में उनको थोड़ा सा सपोर्ट था, 6,000 रुपये उनको दिए गए थे, क्योंकि एक फोटोग्राफर जाना था, क्योंकि जो ये ग्रंथ थे ये मठों में रखे होते और बंद दरवाजों में कई कई 100 वर्षों के बाद, क्योंकि एक बार अनुवाद हो गए तो बहुत मूल्यवान, बहुत कीमती चीज़ सोच के, लेकिन उनके रोज़ उसका उपयोग नहीं था, तो उनको बंद कर दिया गया। तो 34 की यात्रा में वो साक्या मॉनेस्ट्री गए, जहाँ पे बहुत सारा अनुवाद का काम हुआ था, और वहाँ पे उनको ये प्रतिलिपियाँ मिली पाम लीफ की। तो वो लेके नहीं आ सकते थे, कि तो बहुत मूल्यवान थी और वो खरीद के भी नहीं ला सकते थे, तो उनका फ़ोटो निकाला था। तो 34 में तो उनके पास अपना एक छोटा रोलोफ्लेक्स कैमरा था, उससे उन्होंने कोशिश की अब फिल्म डेवलप करना। वो फिल्म भी ग्लास नेगेटिव, ये नहीं कि रोल है जो आप जेब में लेके नहीं, शीशे के हैं। उनको उन पे चित्र ठीक से आया कि नहीं, क्योंकि अक्षर थे, अक्षर में एक उल्टा हो जाए तो वो पूरा अर्थ खराब हो जाएगा। कई ग्रंथ उन्होंने हाथ से बैठ के लिखे, अभिधम्मकोश के ग्रंथ उन्होंने हाथ से उतारा। तो इस तरह से ये चीज़ें वो समेट के, ढूंढ के, और एक तरह से कष्ट दे के अपने आप को उन्होंने जमा किए थे। और इसके लिए पटना म्यूजियम तब तक उनका एक ठिकाना बन गया था कि जो चीज़ें मैं लाऊंगा यहाँ रखी जाएंगी, यहाँ उनका अध्ययन होगा, और इतने वर्षों तक होता भी रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि राहुल जी का जो ग्रंथ है वो बिल्कुल पढ़े नहीं गए, उसकी सूचियाँ बनी हैं, जो थंकार है उनकी भी पूरा एक्सेशन रजिस्टर में लिखा हुआ है, कौन कौन से कहाँ से उनको मिली, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। और उसको अध्ययन करने वाले न केवल यहाँ के स्कॉलर, मगर बाहर से भी, वियना से भी, जर्मनी से भी, गोटिंगन यूनिवर्सिटी, हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी, वियना यूनिवर्सिटी, वहाँ के लोग आके इन चीज़ों को समय समय पर देख के इनके ऊपर अध्ययन करके लौटे हैं। अब हम सोच रहे थे कि ये पापा ने पटना में म्यूजियम में क्यों रखा। बहुत बचपन में मैं पापा के साथ पटना म्यूजियम गई थी, वहाँ पे वो बड़ा सा पेड़ है, फॉसिलाइज्ड पेड़, वो देखा, और मेरे ख्याल में हाथी दांत की भी कुछ चीज़ें थी, वो भी देखी, पापा के साथ ही गए थे। ये मेरे ख्याल में 57-58 की बात है। तो उस समय तो क्या समझ थी, लेकिन बाद में जब भी, और 1993 से तो बराबरी में पटना जाती रही हूँ, और राहुल गैलरी एक सेंटर रहा है, और वहाँ के जो अध्येता है उनसे भी बातचीत होती रही है मेरी। तो एक था कि हाँ, यहाँ पे लोग अध्ययन कर रहे हैं। एकदम से 2017 में सुनने में आया कि ये सारी चीज़ें एक नए व्यवस्थित म्यूजियम में ले जाई जा रही हैं, और सरकार, जो बिहार सरकार है, वो अपना जो रोल है उनके प्रेजर्वेशन में, वो किसी और को सौंप रही है। तो इससे मैं बहुत आतंकित हुई कि सरकार को देना और किसी और अन्य संस्थान को देना, और वो भी ऐसी चीज़ें जो उन्होंने बेची नहीं थी, एक गिफ्ट के तौर पे दी थी, तो वो गिफ्ट की हिफाजत करना उनका दायित्व था। अगर वो नहीं कर सकती उसकी सुरक्षा, तो फिर और तरीके से हम लोगों से पूछा जाए, क्योंकि हम उनके उत्तराधिकारी, मैं और मेरे भाई, माँ भी उस समय थी, तो उनसे पूछा जाए ये किस तरह से रखवाई जाए। एकदम से उसको बिना पूछे, बिना सलाह ली, बिना बाहर के विद्वानों से सलाह ली, पटना के ही विद्वानों से मेरा नहीं ख्याल सलाह ली गई, इन चीज़ों को नए म्यूजियम में डाला जा रहा था। और जबकि ये एक म्यूजियम सिर्फ एक ऐसे अलमारी नहीं होती है, उसमें कई चीज़ें होती है, ऐतिहासिक चीज़ें, मूर्तियाँ होती हैं, लिखित कई प्रमाण होते हैं, सिक्के होते हैं, ये सब एक बैकग्राउंड बनता है जो आप चीज़ देख रहे हैं उसकी। उस सेटिंग में आपने ये चीज़ें ये रखी हुई हैं, एकदम से उस सब कुछ चीज़ों को उथल पुथल करके कोई नई जगह पे शिफ्ट करना। और जो वियना जब हम गए थे, तो बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, BROS, जो जर्नल थी, उनकी लाइब्रेरीज में है कब से, 1933 की तो देखी थी मैंने, उसके पहले की भी ग्रंथ, वो जर्नल्स हैं वहाँ पे। ये मान थी इस संस्था का जो पटना में है।
स्थित है। तो एकदम से वो पूरे इतिहास को आप तोड़ के मरोड़ के उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका कुछ पता नहीं है कि वो किस तरह से डिस्प्ले होगी, क्या होगी। वो सजावट की चीज़ें नहीं है, वो अध्ययन की चीज़ें हैं। तो इससे मैं बहुत मतलब दुख लगा कि उसका ये लोग ऐसा कर रहे हैं। और तब इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ IGNC है दिल्ली में कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी का जो चला था 2017 में उनके प्रोग्राम था, 18 में उसका मार्च महीने में उसका उद्घाटन होना था। तो उस समय यही निर्णय हुआ था कि जो ये थंकाए जो 1933 से किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ जो थोड़े डिस्प्ले में लगे, उनमें से कुछ को दिल्ली लाया जाए और बाहर से भी बहुत विद्वान आए थे, उनको दिखाया जाए और इसका पूरी तरह से फिर से इसका अध्ययन हो। तो किसी तरह मैंने श्रीमान नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा कि एक तो ये जो आप कर रहे हैं इसको शिफ्ट करने का ये बहुत गलत है, क्योंकि ये गैलरी एक पूरा कलेक्शन है वो, तो आप इसको रोकिए और ये ऐसे नहीं शिफ्ट होना चाहिए। तो बाकी सामग्री पटना म्यूजियम से शिफ्ट हुई, कौन सी नहीं, जो मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ा पेड़ ले जा पाए हैं अभी। तो राहुल गैलरी को वैसे ही रखा गया और जो बिहार रिसर्च सोसाइटी में जो पांडुलिपि है उसको भी डिजिटाइज वगैरह कर रहे हैं। तो उस समय जो एग्जीबिशन लगा दिल्ली में 1 महीने तक रहा और बहुत लोगों ने देखा, अध्ययन की एक नई धुन शुरू हुई कि ये चीज़ें हमारे देश में ही रखी हुई हैं और इनका अध्ययन होना चाहिए। तो इस तरह से 2017 में हुआ, फिर रुक गया और 2018 में एग्जीबिशन हुई। अब इस साल फिर सुना कि ये दोबारा से म्यूजियम की व्यवस्था बदली जाएगी और किस तरह से हो रही, क्या हो रही, कौन एक्सपर्ट है इसका, किसने मैंने प्रश्न भी किया लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला कि कौन इसको करा रहा है, कौन वो कर रहा है। भारत में विद्वानों की कमी नहीं है, तो उनमें से किसी को कंसल्ट किया, मेरा नहीं किया। तो इस समय भी मैंने कहा है कि आप बिना सोचे समझे ये कलेक्शन को इधर से उधर नहीं करिए, और अगर आप लोगों में ताकत नहीं है इसकी सुरक्षा, तो आप ऐसा कोई कमेटी बनाइए जिसमें इस सब पे निर्णय हो और ये ठीक से ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे इनकी अच्छी तरह से देख रेख हो, हिफाजत हो। और एक धरोहर है हमारे, सिर्फ पटना के लिए, बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक धरोहर है। बहुत संस्कृति, हमारे इतिहास के बारे में बहुत ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, प्राकृत में ग्रंथ है जो धर्म से नहीं है, लेकिन जैसे चिकित्सा के ऊपर है ग्रंथ, ये सब है वहाँ पे। तो इनको आप प्रिजर्व कर, इनको ठीक से इनका अध्ययन होना चाहिए। तो ये कह के मैंने नीतीश जी को पत्र लिखा है। अब पिछली बार भी उनसे डायरेक्ट उत्तर तो मिला नहीं, इस बार इतना कोई उत्तर आया तो खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं अभी भी ये कहती हूँ कि ये धरोहर पूरे देश का है। राहुल जी ने उस समय, क्योंकि भारत स्वाधीन नहीं था, कोई ऐसी संस्था नहीं बनी थी पटना से बाहर जहाँ की वो रखवा सकते थे, और बाद में क्योंकि धीरे धीरे काम हो रहा था तो लोगों ने कहा चलो वहाँ है तो कम से कम अध्ययन हो रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें ये कलेक्शन को इकट्ठा रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो उद्देश्य है लाने का, उसको उसके ऊपर काम होना ज़रूरी है। राहुल जी ने अपना काफ़ी समय बिहार में बिताया है, जेल में भी रहे, कम से कम 6 साल उनका जेलों में कटा, बक्सर जेल, छपरा जेल, हजारीबाग जेल। उन्होंने अपने जी जान से उस प्रदेश का, भारत का ही उस समय की लड़ाई थी स्वाधीनता की, और जो कम
कमतर स्थिति में लोग हैं, उनके लिए जो उनकी लड़ाई थी वो बिहार की भूमि में हुई। और उन्होंने उसके लिए कोई मतलब ऐसा नहीं मांगा कि मुझे इसके लिए कोई ताम्रपत्र मिले ऐसा कुछ। उन्होंने अपनी जी जान से अपना कर्तव्य निभाया है। तो क्या एक प्रदेश को उनके प्रति उनके सम्मान के लिए कर्तव्य नहीं रहता है? उनका जो सपना है उसको साकार करने में क्या उस प्रदेश का कोई दायित्व नहीं है? क्या बिहार में ऐसे लोग नहीं मौजूद है जो राहुल जी की जो बौद्धिक के अलावा जो उनके जो सोशल जो स्ट्रक्चर में जो उनका देन है, जो लोगों को अपने कर्तव्यों से परिचित कराने का जो काम है, जो उनकी पूरी मंशा है कि जो भारत की जो संस्कृति आज हम बहुत मान से कहते हैं, एक समय था कि भारत की संस्कृति से मध्य एशिया, चीन, जापान सब जगह, क्योंकि वहाँ से लोग पढ़ने अध्ययन करने आते थे यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये कड़ियाँ टूटती गई और भारत में उस मतलब जैसे मुगल कालीन और उससे पहले जो मुगल जो मुस्लिम शासन काल था और भी जैसे हमारे जो राजा वगैरह कमज़ोर पड़ गए, तो ये कड़ियाँ टूट गई। लेकिन ये दोबारा से इन चीज़ों को अध्ययन करके ये दोबारा से एक कड़ियाँ की झलक आ सकती है। तो ये चीज़ करना ज़रूरी है, ना कि कोई सुंदर से म्यूजियम में इन चीज़ों को ले जाके सजा दिया जाए और ना इसके बारे में कुछ किसी को पता हो, ना अध्ययन हो, बस एक चित्र देखा, एक मूर्ति देखी और वापस आ गए। ये इन चीज़ों का ये कदर नहीं और ये मूल्य नहीं। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि ये इस चीज़ की सुरक्षा हो और इसको टूटने से बचाया जाए। मुझे बहुत असहाय भी लगता था, लेकिन जब आप लोग जैसे बोल रहे हैं, बिहार के पटना के लोग और पटना से बिहार से बाहर के भी लोग जो बोल रहे हैं, जो जानते हैं कि इन चीज़ों का क्या मूल्य है, आप लोगों से बहुत सहारा मिल रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि इन चीज़ों का मूल्य समझा जाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका पूरा लाभ उठाए।